हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, आज हम लोग इंडियन डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। सो बिना किसी देरी के आज के धमाकेदार सेशन में स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग 1 मार्क्स के क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले भैया पढ़ेंगे 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, इन विच ईयर नीति आयोग वाज फॉर्म एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। मतलब किस साल में नीति आयोग को बनाया गया था एंड नीति आयोग का भैया फुल फॉर्म क्या है। सो सबसे पहले आप लोग देखो क्या है, क्या लिखा भाई, ऑन 1 जनवरी 2015 नीति आयोग वाज फॉर्म। नीति आयोग को बनाया कब किया था? 1 जनवरी 2015 को। एंड द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पहला क्वेश्चन आपके लिए कंप्लीट हो चुका है। फिर नेक्स्ट क्या है, Who is known as the architect of economic planning in India? मतलब इकोनॉमिक मतलब कौन है, इकोनॉमिक प्लानिंग किसने लाया था, किसने बनाया था, आर्किटेक्ट कौन था इसका? सो प्रशांत चंद्र महालनोबिस नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। ये आपका दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। When was India's first 5-year plan was launched? इंडिया का फर्स्ट 5-year प्लान कब लॉन्च हुआ था? The first 5-year plan was launched in 1951, which mainly focused in development of primary sector। मतलब फर्स्ट 5-year प्लान भैया आया था 1951 का। इसका मेन मोटो, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि प्राइमरी सेक्टर को बढ़ाया जाए, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाया जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट, डिफाइन सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफाइन सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग क्या होता है। देखो, मतलब इसमें जो भी लोग हैं उसको एक लैंड का फिक्स, मतलब लैंड उसको फिक्स में इतना ही रखना पड़ेगा अपने पास, इससे ज्यादा वो लैंड रख नहीं सकता। मतलब लोगों को एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दिया गया था कि कोई भी पर्सन इससे ज्यादा लैंड अपने पास होल्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब आपका सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग का मतलब था फिक्सेशन ऑफ लैंड। मतलब कोई भी पर्सन इससे ज्यादा अपने पास लैंड रख नहीं सकता है। एक मैक्सिमम लिमिट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया था कि एक पर्सन इतना ही लैंड रख सकता है अपने पास। अगर इससे ज्यादा आपके पास लैंड होगा तो हम लोग उसे आपसे लेके लैंडलेस पर्सन या लैंडलेस फार्मर्स को दे देंगे, जिसको लैंड का बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी को बोलते हैं फिक्सेशन ऑफ लैंड या सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। ठीक है, फिर भी देख लिया हमें, in order to promote the justice in agriculture the government has set a maximum limit। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, maximum limit on how much a land a person can hold। कितना एक पर्सन लैंड होल्ड कर सकता है, मतलब एक पर्सन को इतना ही लैंड होल्ड करना है, इससे ज्यादा लैंड होल्ड नहीं कर सकता है। एनी लैंड above that is taken over by the government and give to the लैंडलेस फार्मर्स एंड स्मॉल होल्डर्स। इसका मतलब ये है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग। कि भैया कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है? मतलब फार्मिंग मिलजुल के फार्मिंग करो, क्या हो, मिलजुल के। जब मिलजुल के फार्मिंग होता है उसको कोऑपरेटिव फार्मिंग बोलते हैं। मतलब देखो यहाँ पे क्या समझाया गया, देखो, द एसोसिएशन ऑफ ए स्मॉल फार्मर हु पूल देयर लैंड एंड रिसोर्स टू टेकन ओवर द एडवांटेजेस ऑफ लार्ज फार्म इज कॉल्ड द कोऑपरेटिव फार्मिंग। मतलब देखो, मतलब कि बहुत सारा छोटा मोटा किसान है, ये एक छोटा मोटा किसान है, ये छोटा मोटा किसान है, ये एक छोटा मोटा किसान है, ये एक छोटा मोटा किसान है, तो बहुत सारा छोटा मोटा किसान है। ठीक है, तो इन लोगों के पास एक छोटा छोटा लैंड है, इसके पास इतना 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 लैंड है, मान के चलो। ठीक है, सो अगर मान लो ये बाजार जाके अगर अभी देखो लैंड में तो खेती करना है, खेती करने के लिए बीज चाहिए, तो बीज चाहिए और भी बहुत सारा मटेरियल है जिससे कि आपका खेती अच्छा होता है, जैसे ट्रैक्टर वगैरह चाहिए। तो एक छोटा किसान ट्रैक्टर को अफोर्ड नहीं कर सकता है, अच्छा क्वालिटी के सीड्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसके लिए जब छोटे छोटे किसान आपस में मिल जाएंगे तो इन लोगों का जो लैंड छोटा सा था वो लैंड क्या हो गया भाई, बड़ा हो गया। लैंड का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसमें चलेगा, ट्रैक्टर वगैरह सब चलेगा, और इन लोग जाके बाजार से सीड्स वगैरह बीज वगैरह खरीद के लाएंगे तो इनको कम कॉस्ट में मिलेगा, और फिर सब मिल जाएंगे तो सामान को बेचेंगे भी ज्यादा दाम में। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कोऑपरेटिव फार्मिंग। मतलब जब छोटे छोटे किसान, स्मॉल किसान आपस में आके खेती बाड़ी करते हैं मिलजुल के, तो हम लोग कोऑपरेटिव फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एसोसिएशन ऑफ ए स्मॉल फार्मर्स हु पुल देयर लैंड एंड, मतलब अब इन लोग का लैंड भी तो बढ़ा गया ना, एंड रिसोर्सेज टू टेक द एडवांटेजेस ऑफ द लार्ज फार्म। अब इन लोगों का फॉर्म क्या हो गया, लार्ज हो गया, फार्म्स इज कॉल्ड द कोऑपरेटिव फार्मिंग। टुगेदर फार्मर्स कैन बाय इनपुट्स, देखो टुगेदर रॉ मटेरियल्स वगैरह सीड्स वगैरह फार्मर्स खरीदते थे, एंड एट ए लोअर प्राइस। अब देखो, अब एक किसान मान लो ये है एक्स, अगर एक्स सीड्स खरीदने जाएगा तो इससे ज्यादा दाम में सामान मिलेगा। ठीक है, या बेचने भी जाएगा तो इसको उतना अच्छा दाम में सामान उसका बिकने वाला नहीं है। लेकिन अगर सब मिल जाएंगे
ज्यादा बल्क में सामान खरीद के लाएंगे, ज्यादा इनपुट खरीद के लाएंगे, तो ज्यादा रॉ मटेरियल्स खरीद के लाएंगे कम दाम में, तो इनको फायदा होगा इसका। ठीक है, एट लोअर प्राइस एंड सेल देयर प्रोडक्ट एट ए हायर प्राइस, तो इसी को हम लोग कोऑपरेटिव फार्मिंग बोलते हैं। कोऑपरेटिव फार्मिंग मतलब फार्मिंग करो मिलजुल के। फिर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, देखो डिफाइन द सपोर्ट प्राइस पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, देखो सपोर्ट प्राइस पॉलिसी क्या होता है ये समझना। अंडर दिस पॉलिसी द गवर्नमेंट एश्योर्स द फार्मर है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी फॉर देयर surplus production. Under this policy, the government assures the farmer a minimum support price policy MSP for their surplus production. मान लो कि देखो ये क्या है भाई, सपोर्ट प्राइस पॉलिसी क्या है, देखो गवर्नमेंट ने किसानों को बोला कि भाई देखो किसान, मैं एक प्राइस फिक्स अपने तरफ से कर देता हूँ कि मैं मान लो कि 1 केजी वीट का दाम मैं 15 रुपया तुमको दूंगा, तुम जो भी वीट उगाओगे मैं तुम्हारे 1 केजी वीट के बदले मैं तुम्हें 15 रुपया दूंगा। ठीक है, एक केजी पे कितना रुपया, 15 रुपया गवर्नमेंट ने बोला किसान को मैं दूंगा। ठीक है, तो किसान और गवर्नमेंट साथ साथ ये भी बोला कि अगर 15 रुपये से तुमको ज्यादा मार्केट में मिल रहा है तो तुम बेच दो, तो हमको बेचने का कोई नीड नहीं है। अगर उससे कम 15 रुपये से कम अगर तुमको कोई दे रहा है तो तुम उसको बेचो मत। ठीक है, किसान ने एक सपोर्ट प्राइस पॉलिसी स्टार्ट किया कि 15 रुपया केजी में किसान से बोला गवर्नमेंट ने मैं खरीद लूंगा तुमसे वीट वगैरह। ठीक है, अगर तुमको इससे ज्यादा में मिल रहा है तो तुम बेचो, इससे कम में मिल रहा है तो तुमको बेचने का नहीं, 15 रुपये तो मैं ही खरीद लूंगा। तो इसी को कहा गया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, जिसके तहत जो भी किसान था किसानों को मिडिलमैन से बचाया गया था। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा पॉलिसी लेके आया था किसानों को बचाने के लिए मिडिलमैन के एक्सप्लॉइटेशन से। ठीक है, तो इसी को बोला गया था क्या, सपोर्ट प्राइस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट ने एक सपोर्ट प्राइस पॉलिसी एक फिक्स कर दिया था कि इससे ज्यादा आपको सामान का दाम मिल रहा है मार्केट में तो बेचो, इससे कम मिल रहा है तो बेचने का नीड नहीं है, उतना दाम में मैं ही खरीद लूंगा 15 रुपये में। अब 15 रुपये से नीचे बेचा तो बेचने का दरकार नहीं है, 15 रुपये में मैं खरीद लूंगा। ठीक है, तो इसी को सपोर्ट प्राइस पॉलिसी कहा गया था। फिर नेक्स्ट क्या है, डिफाइन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन, कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन भैया क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी द गवर्नमेंट इज स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। मतलब देखो 1956 में गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलपमेंट के लिए जो पब्लिक सेक्टर का रोल है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। ठीक है, the main goal of this revolution is the accelerate the growth of industrial sector and preventing the concentration of the wealth and income in the hands of few individuals। मतलब गवर्नमेंट ने इसीलिए पब्लिक सेक्टर को एंटायर इंडस्ट्रियल सेक्टर दे दिया था, क्योंकि अगर गवर्नमेंट का ये मानना था कि अगर मैं जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर कुछ हाथों में दूंगा तो इनकम भी कुछ हाथों में ही जाएगा, कुछ इंडिविजुअल्स को ही इनकम मिलेगा, इसका बेनिफिट सभी लोगों को मिलेगा नहीं। अगर गवर्नमेंट सेक्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आता है ना, तो इससे क्या होगा, जो भी लोग हैं, जो भी इंडिया में लोग हैं, सभी को नौकरी वगैरह मिलेगा और इनकम सभी के हाथ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में नहीं आएंगे, गवर्नमेंट बोला कि अगर हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में नहीं आते, पब्लिक सेक्टर स्टार्ट नहीं होता है, तो टोटली इसका इनकम का बेनिफिट किसे मिलने वाला था, प्राइवेट सेक्टर का। इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर 1956 में बिजनेस इंडस्ट्रियल सेक्टर में एंटर होता है और पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर को ही चेंज कर दिया था। ठीक है, तो इसी को बोला गया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन 1956। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डिफाइन इकोनॉमिक प्लानिंग, कि भाई इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री इन वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज अकॉर्डिंग विद द नेशनल प्रायोरिटीज। मतलब कि जो भी हमारे इंडिया के पास जो भी रिसोर्सेस है, उन रिसोर्सेस को इस तरीका से यूज करना जिससे कि देश का जो नेशनल प्रायोरिटीज है, जो देश के में जो हित में जो काम होने वाला है वह कंप्लीट हो जाए विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो उसी को इकोनॉमिक प्लानिंग बोला गया था। मतलब फिर से मैं समझाता हूँ, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है भैया, कि जो भी देश का रिसोर्सेस है उसको इस तरीका से डेवलपमेंट एक्टिविटीज में लगाया जाए जिससे कि देश का ग्रोथ बहुत फास्टर हो। ठीक है, और जो भी देश का समस्या वो खत्म हो जाए और साथ ही साथ जो भी देश का नेशनल प्रायोरिटीज है वो फुलफिल हो जाए, तो उसी को बोला गया था इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू द यूटिलाइजेशन, मतलब यूज करना ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री इन वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज अकॉर्डिंग विद द नेशनल प्रायोरिटीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है भैया, देखो राइट टू लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। 2 लॉन्ग टर्म गोल्स को बताना आपको 5 ईयर प्लान के। ठीक है, तो सबसे पहला लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है आपका, इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ करना।
देश का जो इकोनॉमिक है ना उसको बढ़ाना, ग्रोथ करना, ठीक है। पहला गोल ये था। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इंडियन इकोनॉमी था स्टैग्नेंट इन नेचर। मैंने बताया था ना, जब कॉलोनियल रूल था हम लोग के पास तो हम लोग के इंडिया रुका हुआ था। डेवलपमेंट के बाद में बहुत सारा हर्डल्स था, बहुत सारा प्रॉब्लम था, हम लोग का देश मतलब डेवलप हो ही नहीं रहा था, ठीक है। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग इज टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसीलिए इकोनॉमिक प्लानिंग बनाया गया जिससे कि देश का ग्रोथ बहुत, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत फास्टर हो। इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू द increase in the production capacity of the economy. The basic criteria of measuring the economic growth, the change in the level of GDP, gross domestic product। मतलब देखो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो ही देश का ग्रोथ माना जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? देश का प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना। अगर देश का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा तो देश का जीडीपी भैया बढ़ेगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ इसलिए सिर्फ होगा, ठीक है। तो पहला गोल क्या था लॉन्ग टर्म का? इकोनॉमिक ग्रोथ करना, मतलब देश का प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना जिससे कि देश का जीडीपी बढ़े और हम लोग को इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए। फिर दूसरा था मॉडर्नाइजेशन। क्या था दूसरा गोल? क्या था भाई? मॉडर्नाइजेशन करो। क्या करो? मॉडर्नाइजेशन। देखो मॉडर्नाइजेशन का यहाँ पे मतलब होता है सिर्फ खेती बाड़ी में मॉडर्नाइजेशन नहीं, थिंकिंग को भी बदलो, थिंक भी बदलो। अगर पहले देखो, पहले बच्चों लोगों को पढ़ा, मतलब जो भी लड़की होता था, लड़के लोग को एजुकेशन नहीं दिया जाता था, लेकिन जब हम लोग का इंडिया आजाद हुआ तो जब 5 ईयर प्लान बनाया गया, गोल सेटअप किया गया, लॉन्ग टर्म गोल सेटअप किया, तो उसमें ये भी बात बताया गया कि आप खेती बाड़ी में तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करो, साथ ही साथ मॉडर्न थिंकिंग भी करो, ठीक है। अपना थिंकिंग का कैपेसिटी देखो कि जैसे कि पहले लोगों को पढ़ाया नहीं जाता था, बेटी लोगों को पढ़ाया नहीं जाता था, अब बेटी को पढ़ाओ, ठीक है, बेटी पढ़ेगा तो ही देश बचेगा। तो इस तरीके से हम लोग का थिंकिंग में चेंजेस हुआ। फिर से जो भी मीनिंगलेस रिचुअल्स था वो मीनिंगलेस रिचुअल्स को भी खत्म किया गया था, इसी को बोला गया था मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। मतलब इट रेफर्स टू द बोथ एडॉप्शन ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को तो एडॉप्ट करना था, खेती बाड़ी में ट्रैक्टर लाओ, नया नया तरीका ढूंढो खेती करने का, ठीक है। यहाँ पे लिखा ना, इट रेफर्स टू द बोथ एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड ऑल्सो put the forth changes in the social outlook and Asian meaningless rituals. For example, girls are not allowed to take education, child marriage। हाँ, तो इस सब को खत्म करना था, चाइल्ड मैरिज को खत्म करो, फिर से गर्ल को जो एजुकेशन नहीं मिला उसको ठीक करो, इसको बोला गया था मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ रेगुलेटेड मार्केट? कि भाई रेगुलेटेड मार्केट क्या होता है, रेगुलेटेड मार्केट क्या होता है, ठीक है। तो ए रेगुलेटेड मार्केट इज ए मार्केट दैट इज ओवरसीन बाय द गवर्नमेंट और द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच कंट्रोल द फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड एंड रेगुलेट द मार्केट एक्शन। मतलब देखो, एक रेगुलेटेड मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जो गवर्नमेंट बनाता है, गवर्नमेंट उस पर पूरा ध्यान रखता है। एक ऑर्गेनाइजेशन होता है गवर्नमेंट का, वो मार्केट को पूरा ध्यान रखता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, इस मार्केट में मिडिल मैन तो किसानों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे मतलब रेगुलेटेड मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे किसान अपना बिंदास अपना सामान को बेच सकता है, कोई भी मिडिल मैन उसको एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता है, और टोटली गवर्नमेंट के और जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको वो नजर रखते हैं इस मार्केट में, तो उसी को रेगुलेटेड मार्केट कहा गया है, ठीक है। तो एक रेगुलेटेड मार्केट इज ए मार्केट दैट इज ओवरसीन बाय द गवर्नमेंट or the organization which control the forces of supply and demand and regulates the market action. The purpose of the regulation is to eliminate the unhealthy practices and reduce the marketing charges and provide the facility to producers and sellers। मतलब रेगुलेटेड मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे मिडिलमैन को एक्सप्लॉइट करना, मतलब मिडिलमैन को हटाना है, किसान अपना सामान बिंदास मार्केट में बेचे, इससे डिमांड या फिर ये मार्केट डिमांड एंड सप्लाई को भी कंट्रोल करते हैं कि कितना आना चाहिए कितना जाए, सब कुछ ये मार्केट रेगुलेट करते हैं। और इसके मतलब जो भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं वो एंटायर ऑफिशियल्स इस मार्केट में नजर रखते हैं, इसी को रेगुलेटेड मार्केट कहा गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का ऑब्जेक्टिव्स क्या था, ठीक, क्या है मतलब? तो प्रोमोटिंग द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, पहला तो ये है आपका पहला, मतलब स्ट्रेंथनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बाय फोस्टरिंग कोऑपरेशन एंड एड्रेसिंग द नेशनल चैलेंजेस कोलैबोरेटिव। मतलब यहाँ पे पहला जो पॉइंट है, यहाँ पे बोला गया कि जो भी स्टेट और नेशनल जो भी स्टेट है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों को मिलकर काम करना चाहिए और जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, ठीक है, नेशनल प्रायोरिटीज के हिसाब से, और जो भी चैलेंजेस है उसको साथ में मिलकर लोगों को करना चाहिए जिससे कि देश का ग्रोथ बहुत फास्ट हो। फिर नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटेजी पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब देखो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन मतलब ऐसा पॉलिसी बनाओ जिससे कि सबका काम हो जाए। तो डिजाइनिंग द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म पॉलिसीज ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द सोशल इक्विटी एंड द इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। मतलब ऐसा लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाओ, ऐसा शॉर्ट टर्म पॉलिसीज बनाओ जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत फास्ट हो, सोशल इक्वलिटी हो, ठीक है, इन्वायरमेंटल मतलब इन्वायरमेंट
एकदम मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ये सब बनाना चाहिए। मतलब इस पॉलिसी के रिगार्डिंग यही बोला गया था, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन के रिगार्डिंग। फिर नेक्स्ट आपका 2 बोला गया है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 4 लिख के दे दिया कि अगर मान लो कि अगर मान लो कि अगर लॉन्ग टर्म मतलब कि अगर 4 मार्क्स से क्वेश्चन भी आ जाए तो आप लोग इससे टैकल कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली 2 ऑब्जेक्टिव है, मैंने 4 लिख दिया था, ठीक है। देखो मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, अब देखो ट्रैकिंग द प्रोग्रेस ऑफ द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू इम्प्रूवमेंट। देखो यहाँ पे मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, नीति आयोग का मेन काम ये था कि जो भी गवर्नमेंट प्लान बनाया है वो फुलफिल हुआ है नहीं हुआ, अगर फुलफिल नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, फीडबैक देना इसका काम होता है। एनकरेजिंग द इनोवेशन, नया नया जो भी खोज होता है उसको एनकरेज करना इसका मेन काम होता है। तो फोस्टरिंग द इनोवेशन बाय द प्रोमोटिंग रिसर्च, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू टेक्नोलॉजी टू एनहांस द इंडियाज ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। तो इसका यही काम होता है, एनकरेज करना नया नया इनोवेशंस को, रिसर्च को, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना इसका काम होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भैया जो होता है उसका 2 फीचर्स आप बताओ, ठीक है, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स बताओ, ठीक है। तो देखो स्मॉल स्केल, सबसे पहले तो एसएसआई क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होता है ये समझो पहले बात। So small scale industries is a presently defined as the one whose investment does not exceed 5 crore, earlier it was 5 lakh। मतलब ऐसा इंडस्ट्री जिसमें इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज्यादा ना हो, 5 करोड़ से कम हो, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का क्राइटेरिया था 5 लाख, अभी हो गया था 5 करोड़, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑल्सो फोकस ऑन डेवलपिंग strengthening the small scale industries as a play important role in the development and equitable distribution of income in the economy। तो गवर्नमेंट बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा फोकस किया था, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहीं भी डोर टू डोर इंडस्ट्री सेटअप हो जाता है, गांव में इंडस्ट्री सेटअप हो जाता है, इसमें मतलब इस इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करने में ज्यादा पैसा लगता नहीं है, तो फटाक से इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री देश का डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। अब देखो फीचर्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अब फीचर्स पढ़ेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पे 2 मार्क्स का फीचर्स है, यहाँ पे भी देखो 2 मार्क्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, मैंने 4-5 डाल दिए, जिससे कि क्या होगा, आप एक भूल भी जाओगे तो दूसरा याद रह जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कुछ ज्यादा फीचर्स भी डाल दिए हैं कि बाद में आपके एग्जाम के लिए काम आएगा। 4 मार्क्स के क्वेश्चन या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो उसमें आपका काम आ जाएगा, ठीक है। फीचर्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो सबसे पहला फीचर क्या है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करने के लिए ज्यादा पैसा का भैया नीड नहीं होता है, थोड़ा पैसा में ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। तो पहला फीचर ये है, ठीक है। तो यहाँ लिखा ना एसएसआई मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑपरेट विद द लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड कंपेयर टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करने के लिए पैसा भैया बहुत कम चाहिए और फटाक से ये स्टार्ट हो जाता है। दे टिपिकली फाउंडेड थ्रू द पर्सनल सेविंग, स्मॉल लोन एंड माइक्रो फाइनेंस। तो ये अपना पर्सनल सेविंग से भी स्टार्ट हो सकता है, स्मॉल लोन से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, पहला फीचर। फिर लेबर इंटेंसिव, देखो भाई जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होता है ना भैया, वो टोटली आपका होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर मतलब इस इंडस्ट्रीज में जो भी प्रोडक्ट को बनाना होता है वो लेबर के थ्रू बनाया जाता है, तो इसी के लिए इसको बोला गया लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है। इस इंडस्ट्रीज में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बहुत कम यूज होता है, ज्यादातर लेबर का ही यूज किया जाता है। तो दिस इंडस्ट्रीज आर मोर लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड द कैपिटल इंटेंसिव प्रोवाइडिंग द सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी स्पेशली इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। देखो समझ में आया बात। फिर नेक्स्ट है, देखो भैया नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। SSI are adaptable and can quickly adjust to market demands and changes due to the small scale of operation। मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इजीली ऑपरेट किया जा सकता है और ये क्विक चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट, ठीक है। सो फाइनली आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके आऊँ जिससे कि आपका इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग पूरा का पूरा डाउट्स क्लियर हो जाए। तो मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में।